आज हम डिकोड करने वाले हैं मौसी के उस खौफनाक और डीप साइकोलॉजिकल सच को। एक ऐसी कहानी जो डर, तन्हाई और एक बेहद अजीब से साए के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली दुनिया में चलते हैं। तुम्हारी माँ को तुम प्यार से सोनपरी बोलती थी ना। जरा सोचिए, रात का वक्त हो, अचानक कोई घर आए और सीधा ऐसी बात कह दे जो सिर्फ परिवार के एकदम करीबी लोग ही जानते हों। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। एक ऐसा जाल जो तुरंत सामने वाले को निहत्था कर देता है। एक तरफ लगता है कि कोई अपना है और दूसरी तरफ एक अजीब सी अनजानी सी बेचैनी शुरू हो जाती है। तो इस अनजान मेहमान की एंट्री से ही कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। वैसे तो हम सभी अजनबियों से बचकर रहते हैं, लेकिन तब क्या हो जब वो अजनबी सीधे हमारी यादों का हिस्सा होने का दावा करने लगे। ये जो कंचन मौसी है ना, ये भरोसा जीतने का तरीका बहुत ही कैलकुलेटेड रखती है। मतलब माँ का वो प्राइवेट निकनेम सोनपरी इस्तेमाल करना, उत्तराखंड की उस दर्दनाक बाढ़ का जिक्र करना जिसमें परिवार ने बहुत कुछ खोया था, और तो और एक बर्थडे गिफ्ट भी साथ लाना। ये कोई रैंडम बातें नहीं है, ये बहुत ही सटीक, इमोशनल और पुरानी यादें हैं। इनका इस्तेमाल करके एक दुखी और अकेले इंसान को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि वो अपना गार्ड बिल्कुल डाउन कर दे। लेकिन फिर आता है कहानी का अगला मोड़, शक। क्योंकि जब सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट और मीठा लगने लगे ना, तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बजने वाली है। और ये घंटी बजती है गुड्डू के उस फोन कॉल से। यहाँ दावे और हकीकत बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ मौसी कह रही है कि वो दूर की कजिन है, फैमिली हिस्ट्री जानती है, लेकिन गुड्डू का लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ऐसी किसी कजिन का आज तक कभी कोई जिक्र नहीं हुआ, कभी कोई चेहरा नहीं देखा गया। मतलब सीधा सीधा स्ट्रेंजर डेंजर वाली फीलिंग। इसी लॉजिकल बहस के बाद तय होता है कि इंटरनेट पर जाकर इस तरह के मामलों को फौरन सर्च किया जाए। और यहीं से वो सबसे खौफनाक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये अजनबी है कौन, और रात के इस अंधेरे में घर के अंदर इसका असली मकसद क्या है। यहीं से ये पूरी सिचुएशन एक नॉर्मल दुनिया से निकलकर सीधे डरावनी हकीकत की तरफ मुड़ जाती है। अब बात करते हैं उस साये की जो इस कहानी का सबसे डरावना सच है। इंटरनेट पर की गई वो डेस्परेट सर्च हमें इसी खौफनाक सच्चाई तक ले जाती है। तो सॉस हमें बताता है कि ये साया कोई गली मोहल्ले वाला आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी है जो अपना शिकार बहुत ही सोच समझकर चुनती है। और इसका टारगेट कौन होता है? वो लोग जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेले हैं, जो एक गहरा आइसोलेशन महसूस कर रहे हैं। अगर कभी लगे कि कोई बिल्कुल अकेला है और फिर भी कोई उसे घूर रहा है, तो बस समझ लीजिए साया आसपास ही है। और मजे की बात, या यूं कहें कि डरने वाली बात, ये है कि ये कोई इकलौता केस नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर राजस्थान, अलग अलग राज्यों से ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां एक अनजान शख्स अकेले लोगों के साथ जुड़कर उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इन ज्योग्राफिकल लोकेशंस का जिक्र इस डर को और भी रियल बना देता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अर्बन लेजेंड लगने लगता है जो किसी भी जगह किसी भी अकेले इंसान के साथ हो सकता है। अब समझते हैं इसके शिकार करने के तरीके को, क्योंकि ये एंटिटी कोई अंधाधुंध हमला नहीं करती, बल्कि एक माहिर शिकारी की तरह अपना जाल बिछाती है। इसका जो पैटर्न है ना, वो सच में रूह कंपा देने वाला है। पहला स्टेप, एक अकेले इंसान को ढूंढो। दूसरा स्टेप, किसी दूर के रिश्तेदार का भेष बदलो ताकि घर का दरवाजा आसानी से खुल जाए। तीसरा, बचपन की वो पुरानी इमोशनल यादें कुरे दो ताकि सामने वाला जज्बाती हो जाए। और आखिरी स्टेप, जब शिकार पूरी तरह अपनी सुध-बुध खो बैठे, तब सीधे उसकी रूह को निकाल लो। मतलब इंसानी जज्बातों को ही उसके खिलाफ सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि बचा कैसे जाए। तो सर्वाइवल के नियम बिल्कुल साफ बताए गए हैं। दरवाजे लॉक रखिए, एकदम सन्नाटा बनाए रखिए, अगर कुछ अजीब लगे तो चुपचाप सो जाइए। और सबसे क्रूशल रूल, भूलकर भी इस एंटिटी से ना कोई बात करनी है, ना ही दोस्ती। ये चेतावनी इतनी सीरियस इसलिए भी है क्योंकि इसे बताने वाले यूट्यूबर ने खुद अपने एक भाई जैसे दोस्त को इस साए की वजह से खोया है। तो ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल है। अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, तन्हाई और खौफ। क्योंकि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ एक सुपरनैचुरल हॉरर नहीं रहता, बल्कि एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल मेटाफर में बदल जाता है। इस पूरी कहानी की जान इस एक लाइन में बसती है, जब उनका साया उठ जाता है तो मकान सिर्फ दीवारों का कैद खाना बन जाता है। यहाँ साया का मतलब
पूरी तरह पलट जाता है। ये साया है माँ बाप का, अपनों का, जिनकी मौजूदगी हर दर्द को हल्का कर देती है। जब वो नहीं रहते तो वही घर जो कभी सबसे सेफ लगता था, एक जेल जैसा लगने लगता है, जहां हर कोना उनकी यादों की खामोशी से गूंजता है। यह सोच उस अलौकिक डर को असली इंसानी दुख के साथ बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ देती है। असल में देखा जाए तो ये मॉन्स्टर कोई भूत नहीं, बल्कि वो गहरा सोनापन है, एक खाली घर का सन्नाटा और अपनों को खोने के बाद का वो भारी अकेलापन। यही असली राक्षस है। सोर्स में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ऐसा आइसोलेशन कितना बड़ा इम्तिहान होता है। कहानी इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके हमें यह समझाना चाहती है कि तन्हाई इंसान को कैसे अंदर से खा जाती है, और उसी खामोशी से जन्म लेता है वो साया जो डराता कम है और अंदर तक तोड़ ज्यादा देता है। तो अब जब हम इस एनालिसिस के आखिर में आ गए हैं, एक सवाल जहन में जरूर आता है, क्या वो साया सच में कोई शैतानी ताकत था, या फिर इंसान के अंदर छुपे उस अथाह दुख और अकेलेपन का ही एक खौफनाक रूप? क्या सबसे बड़ा डर बाहर से आता है या हमारे अंदर के खालीपन से पैदा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक सोचने पर मजबूर कर देता है।